Hello students, welcome to the online classes. My name is Niti Dixit. Students, in the previous class we have studied about all the agricultural techniques. हमने agricultural techniques के बारे में पढ़ा, starting from preparation of the soil to the storage of the wheat crop, storage of the crop. तो हम लोगों ने सारे steps को पढ़ा, जिसमें कि soil की preparation हम लोगों ने पढ़ी. Then हमने sowing को पढ़ा कि seed को किस तरह से उसकी sowing की जाती है, क्या proper तरीका होता है, कौन सी techniques होती हैं. देन हमने पढ़ा उसके अंदर हमने मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स किस तरह से ऐड किए, इरिगेशन किया हम लोगों ने. देन हमने क्रॉप का ध्यान रखा, हमने वीडीसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज किए. देन क्रॉप की हम लोगों ने हार्वेस्टिंग की, प्रॉपर तरीके से हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग करके हम लोगों ने क्रॉप को स्टोर भी किया गोडाउन्स के अंदर, और वहाँ भी क्रॉप का बहुत अच्छे से ध्यान रखा. फाइनली उनको पैक करके हम लोगों ने मार्केट में उसको एक्सपोर्ट किया. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक. हमारा एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर रह गया है, दैट इज फूड फ्रॉम एनिमल. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फूड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. व्हेन एनिमल्स आर रियर्ड एट अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम, इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. जब हम लोग एनिमल्स को बहुत बड़े स्केल पर उनका पालन पोषण करते हैं, रियरिंग का मतलब क्या होता है? पालन पोषण. जब हम एनिमल्स की बहुत बड़े स्केल पर पालन पोषण करते हैं उनसे अपना बेनिफिट लेने के लिए, तो ऐसे टाइप के या इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री. क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री. तो बहुत सारे किसान क्या करते हैं, साथ साथ एग्रीकल्चर तो करते ही करते हैं, यानी कि खेती बाड़ी तो करते ही करते हैं, साथ में पशुओं को भी पालते हैं ताकि उनको डबल बेनिफिट हो. राइट. तो ऐसे टाइप की टेक्निक को जहाँ पर किसान जो है या फार्मर्स जो है बड़े स्केल पर एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं, पालन पोषण करते हैं उनसे बेनिफिट लेने के लिए, तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ब्रीडिंग देम एंड डोमेस्टिकेटिंग देम फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जैसे कि मीट के लिए, वूल के लिए, मिल्क के लिए, एग्स और हनी के लिए. तो किसान क्या करते हैं? ना सिर्फ एनिमल्स की देखभाल करते हैं, उनकी ब्रीडिंग भी करते हैं, उनको पालते भी हैं, उनको डोमेस्टिकेट करते हैं, यानी कि उनको पालतू बनाकर उनसे अपने डिफरेंट पर्पसेस या सॉर्ट आउट करवाते हैं. जैसे कि मीट लिया जाता है, मीट के लिए हम लोग गोट को, रैबिट को या हेन को पालते हैं. वूल के लिए किसको डोमेस्टिकेट किया जाता है, किसकी रेयरिंग की जाती है? शीप की कर सकते हैं, गोट की कर सकते हैं, राइट, यॉक की कर सकते हैं. मिल्क के लिए तो आपको पता है, काउ, बफलो, कैमल, शीप एक्सेट्रा. देन एग्स के लिए हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, यानी कि चिकन को रेयरिंग करते हैं. हनी के लिए हम लोग बीज की रेयरिंग करते हैं लार्ज स्केल पर. तो इस टाइप के ये सारे के सारे टाइप्स क्या हैं? एनिमल हस्बेंड्री के. तो बहुत सारे एनिमल हस्बेंड्री जो है वो इंडिया के अंदर पॉपुलर है, जैसे कि है बी कीपिंग. हनी बीज की बी कीपिंग की जाती है. हनी बीज, बी कीपिंग, यानी कि जो मधुमक्खियां होती हैं जिनको हम इंग्लिश में हनी बी बोलते हैं, उनकी रियरिंग अगर लार्ज स्केल पर की जाती है ना, तो हम बोलते हैं एपीकल्चर. क्या बोलते हैं? एपीज. ये एपीज जहां भी वर्ड आ जाता है ना, इसका मतलब होता है बीज, हनी बीज. तो आपने देखा होगा किसान जो होते हैं ना अपने खेतों के आसपास क्या करते हैं, इस तरह के बॉक्सेस जो हैं वो बनाकर रखते हैं. बॉक्सेस में क्या होते हैं? छोटे छोटे से हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, उस तरह से हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स बने. तो मधुमक्खियां क्या करती हैं? आसपास जो भी फूल होते हैं उनसे नेक्टर को कलेक्ट करके लेकर आती हैं, और उस नेक्टर को क्या करती हैं, या उस जूस, स्वीट जूस को इन जो कंपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर आकर डालती रहती हैं. धीरे धीरे ये जूस उसके अंदर कलेक्ट होता रहता है, और एंजाइमेटिक एक्शंस की वजह से या केमिकल एक्शंस की वजह से वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? शहद में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम हनी बोलते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ये जो शहद होता है बहुत सारे मिनरल्स में काफी अच्छा रिच होता है. इसकी बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एक्टिविटीज में इसका अच्छा रोल होता है, इसलिए इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है. और इसीलिए लार्ज स्केल पर बहुत सारे किसान जो हैं वो एपीकल्चर को परफॉर्म करते हैं, यानी कि बी कीपिंग को परफॉर्म करते हैं. इसके लिए अलग अलग तरह की बीज जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं. तो कुछ फॉरेन वेराइटीज की भी होती हैं, कुछ इंडियन वेराइटीज की भी होती हैं. तो हमें अच्छी क्वालिटीज की बी को यूज करके उनकी कल्चरिंग या उनका रेयरिंग करना चाहिए, ताकि हमें अच्छा क्वांटिटी ऑफ हनी जो है वो अवेलेबल हो. देन आता है कैटल फार्मिंग. नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कैटल फार्मिंग. मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट करेंगे. कैटल फार्मिंग. कैटल फार्मिंग का मतलब होता है कि पशुओं को पालना. पशुओं को पालना, पशुओं को पालना
से हम क्या ले सकते हैं, हमें सारे के सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कैटल से मिलते हैं, जैसे कि मिल्क है, मीट है, बटर है, घी है, ये सारे, पनीर है, वो मिलेगा, कैटल से मिल सकता है, उनके दूध से मिल सकता है। देन डेयरी फार्मिंग को भी हम इसी के अंदर इंक्लूड करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सारे के सारे हमें कैटल से मिलते हैं, इसलिए भी हम उनको बड़े स्केल पर पालते हैं। फिश फार्मिंग, फिश जो होता है वो भी बड़े स्केल पर उसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो फिशेस जो होते हैं उनसे क्या मिलता है, हमें मीट मिलता है। फिश को बहुत सारे लोग खाते हैं क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन काफी अच्छा होता है, इसलिए फिश की फार्मिंग की जाती है लार्ज स्केल पर। क्योंकि अगर आप बंगाल साइड में जाएंगे तो लोगों का स्टेपल फूड ही मोस्टली फिश जो होता है वो होता है। देन शीप की फार्मिंग की जाती है। शीप की फार्मिंग किस लिए की जाती है, शीप की फार्मिंग उसकी मीट के लिए भी की जाती है, और उसके ऊपर जो फ्लीस होता है यानी कि उसके ऊपर जो हेयर होते हैं उसके लिए भी किया जाता है, क्योंकि उसके हेयर से ही अल्टीमेटली क्या बनाई जाती है, वूल बनाई जाती है, यानी कि ऊन बनाई जाती है, जिसको कि हम लोग स्वेटर बनाने के काम में लेते हैं। देन आता है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री जो होता है यानी कि बर्ड्स की लार्ज स्केल पर फार्मिंग करना। बर्ड्स जो रहते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, जैसे कि hen है, हमसे क्या मिलता है, चिकन मिलता है, और हमें उससे क्या मिलते हैं, एग्स मिलते हैं। उस चिकन और एग्स से हम लोग क्या बनाते हैं, क्या मिलता है हमें, वो हम लोग खाने के काम में लेते हैं। प्रोटीन भी काफी अच्छे होते हैं, इसलिए हम उनका यूज करते हैं। फिश जो रहती है वो अच्छी होती है हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि उससे हमें मिलता है कॉड लिवर ऑयल। क्या मिलता है, कॉड लिवर ऑयल, और उस कॉड लिवर ऑयल के अंदर विटामिन डी जो होता है वो काफी अच्छा होता है। तो बहुत सारे लोगों में जिनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो जो डॉक्टर होता है उनको कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल, डी के जो कैप्सूल देते हैं उसके अंदर एक्चुअल में फिश का जो लिवर होता है उसका ऑयल होता है, क्योंकि वो उनकी विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है बॉडी में उसको फुलफिल कर देता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ा, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ग्रेनरीज, मैन्योर, सीलोज यानी कि जो बैग्स होते हैं के बारे में पढ़ा, वीड्स के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री, हार्वेस्टिंग, फ्लो, सोइंग वीड एक्सेट्रा, हमने इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा। नाउ कमिंग टू द आपका कौन सा पार्ट है, ये क्वेश्चन आंसर पार्ट, एक्सरसाइज पार्ट है। उससे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो रिमेंबर पॉइंट्स हैं, ये जो याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार इसके अंदर आप रीडिंग देंगे, गो थ्रू हो जाएंगे, जिससे आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें आपको गिवन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, टिक द करेक्ट आंसर, उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस इट इज कॉल्ड। जब प्लांट्स जो हैं, एक ही तरह के प्लांट्स को एक ही प्लेस पर कल्टीवेट किया जाए तो ऐसे टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप के प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रॉप। क्या बोलते हैं, क्रॉप। राइट आंसर इज टू, क्रॉप। राइट। देन आता है द मैन मेल, नहीं आएगा यहाँ पर, करेक्शन कीजिए, द मैन मेड। द मैन मेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर, मैन मेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर। करेक्ट ऑप्शन इज 3। देन सी, सिस्टम यूज्ड एरियाज वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। यानी कि कौन सा सिस्टम हम यूज करते हैं उन एरियाज में जहां पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो वहां पर मोस्टली यूज करते हैं ड्रिप इरिगेशन, यानी कि जहां पर जो पानी है क्रॉप प्लांट्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलता है, तो ऐसे टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। ठीक है। उसके बाद आता है नेचुरल मीडियम फॉर प्लांट्स टू ग्रो। कौन सा मीडियम जो है वो प्लांट्स को ग्रो कराने के काम में आता है और जो कि नेचुरल होता है। राइट आंसर इज सॉइल, सेकेंड ऑप्शन। देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फर्स्ट इज व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है कि जब हम लोग सीड्स को सीड्स की जब हम सोइंग करते हैं मैनुअल तरीके से नहीं, हम लोग जो है मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करते हैं सीड्स की सोइंग करने के लिए, और बहुत सारे सीड्स को एक ही टाइम पर उनकी सोइंग की जाती है मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करके, उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का क्या मतलब होता है, थ्रेशिंग यानी कि हमने हार्वेस्टिंग को भी पढ़ा था और हमने थ्रेशिंग को भी पढ़ा था। इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर भी गिवन है रिमेंबर पॉइंट्स में, आप वहां से भी इसको लिख सकते हैं, देख लीजिए। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग, यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट है नेम द यहाँ पर भी आपको करेक्शन करनी है, नेम सम बायोटिक फैक्टर को काट दीजिए, नेम सम बायोटिक फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द क्रॉप यील्ड। कौन से बायोटिक फैक्टर्स होते हैं,
बायो का जहाँ भी वर्ड आता है ना उसका मतलब होता है लाइफ, तो या लिविंग। तो कौन से ऐसे लिविंग फैक्टर्स हैं जो कि हमारी क्रॉप फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं? तो हमने पढ़ा था बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे क्रॉप फील्ड्स को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अंदर आते हैं वीड्स, यानी कि जिनको हम हिंदी में बोलते हैं खरपतवार, ठीक है। दूसरे आते हैं हमारे पेस्ट, जैसे कि रैट्स हैं, माइस हैं, वो भी हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरे आ जाते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है, जो कि हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, पत्तियों को खा जाते हैं। फोर्थ होते हैं, क्या आ सकते हैं फोर्थ, बर्ड्स, बर्ड्स आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं, ये भी हमारे क्रॉप फील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनिमल्स अगर हमारे क्रॉप फील्ड में घुस जाते हैं तो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बर्ड्स अगर आ जाते हैं तो वो दाने को या फ्रूट्स को खा जाते हैं, इस तरह से हमारे क्रॉप फील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर द बायोटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्रॉप फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीन ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग? वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? वर्मी कंपोस्टिंग इज इन टर्न मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, वर्मी प्लस कंपोस्टिंग। वर्मी का वर्ड मतलब होता है वर्म्स, यानी कि वर्म्स का हेल्प लेकर अगर हम लोग कंपोस्ट को तैयार करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। यानी कि कोई भी जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, जैसे हमारे पास ये किचन वेस्ट है, वहां पर अगर हम लोग वर्म्स को यानी कि अर्थवर्म्स को अगर हम डाल देते हैं तो वो जो अर्थवर्म्स होते हैं अपने एक्टिविटीज से, अपने डाइजेस्टिव एक्टिविटीज की हेल्प से जो भी मैटर होता है, किचन का वेस्ट है या एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उसको अल्टीमेटली किसमें तैयार कर देते हैं? खाद में। इसको हम क्या बोल देते हैं? कंपोस्ट। तो जो कंपोस्ट यानी कि जो खाद वर्म्स की हेल्प से यानी कि कीड़ों की हेल्प से, अर्थवर्म्स की हेल्प से तैयार हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स? मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने पढ़ा था। मैन्योर्स क्या होते हैं? मैन्योर्स जो रहते हैं वो नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं, वेरएज फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? वो जो होते हैं केमिकल्स होते हैं एक तरह के, जिनको हम लोग फैक्ट्रीज में बनाते हैं। देन मैन्योर्स जो रहते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, फर्टिलाइजर्स इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं क्रॉप्स को और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मैन्योर्स जो रहते हैं उनको इजीली स्टोर नहीं किया जा सकता, फर्टिलाइजर्स को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। ये भी डिफरेंसेस आपकी बुक में गिवन है, आप उसको। गिव द स्पेसिफिक यूजेस एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। स्पेसिफिक यूजेस और फंक्शन बताने हैं। तो इरिगेशन का फंक्शन क्या होता है? इरिगेशन का हिंदी में मतलब होता है सिंचाई। क्या होता है? सिंचाई। तो सिंचाई हम लोग किस लिए करते हैं? सिंचाई करते हैं हम लोग प्लांट्स को पानी देने के लिए, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है। तो इसके दो मेथड थे, आपने पढ़े थे, ड्रिप मेथड और स्प्रिंकलर मेथड। देन हो हम लोग किस लिए यूज करते हैं? हम लोग टिलिंग के लिए यूज करते हैं, यानी कि जमीन को खोदने के लिए यूज करते हैं, सो दैट उसके अंदर प्रॉपर एरेशन हो और अच्छे से उसके अंदर पानी चला जाए, ताकि सीड्स की सोइंग अच्छे से हो पाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनिमल हस्बेंड्री एंड इट्स यूज? एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है और इसके क्या क्या यूजेस हैं? तो एनिमल हस्बेंड्री जो होती है उसमें होता क्या है कि लार्ज स्केल पर एनिमल्स की रियरिंग की जाती है, और उसके यूजेस क्या क्या हैं? लार्ज स्केल पर हम लोग एनिमल्स की रियरिंग क्यों करते हैं? उनसे मिल्क प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स लेने के लिए, देन मीट प्रोडक्ट्स लेने के लिए, देन वूल लेने के लिए, और भी दूसरी चीज़ों के लिए हम लोग लार्ज स्केल पर, हनी लेने के लिए जैसे हम एपीकल्चर करते हैं, तो लार्ज स्केल पर एनिमल्स की रियरिंग इसीलिए की जाती है। और लार्ज स्केल पर जब एनिमल की रियरिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। देन नेक्स्ट आता है डिफाइन क्रॉप रोटेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर आपको करेक्शन करनी है, आपको लिखना है यहाँ पर एंड डिफाइन क्रॉप रोटेशन एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर लिखेंगे गिव एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होती है? क्रॉप रोटेशन में किसान क्या करता है कि अलग अलग तरह की फसलों को एक ही खेत पर अलग अलग टाइम पर ग्रो करता है, ठीक है। तो जिससे क्रॉप जो होती हैं उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है। तो इसका एग्जाम्पल भी आपकी बुक में गिवन है और इसकी डेफिनेशन भी आप देखेंगे, रिमेंबर पॉइंट्स में आपको क्रॉप रोटेशन की मिल जाएगी। एनिमल हस्बेंड्री की गिवन है आपको, देन क्रॉप रोटेशन की नहीं गिवन है इसके अंदर, तो आपको चैप्टर के अंदर गिवन है क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन, आप उसको वहां से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल भी वहां पर गिवन है, आप वहां से देख
देन राइट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्टेप्स ऑफ सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन के स्टेप आपको बताने हैं कि सॉइल को किस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे। तो आप पहले उसकी प्लोइंग करेंगे, टिलिंग करेंगे, और फिर उसको किसी सिकल की हेल्प से, सिकल की हेल्प से तो हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, प्लो की हेल्प से या हो की हेल्प से आप लोग सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। ये आपको फर्स्ट टॉपिक जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यहाँ से आपको इसको लिखना होगा। देन एक्सप्लेन द होल प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग किस तरह से आप कर सकते हैं। तो हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग सिकल का यूज करते हैं, हम लोग कंबाइनर का, हम लोग थ्रेशर का यूज करते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए कंबाइनर जो होता है उसके अंदर हार्वेस्टिंग भी हो जाती है और थ्रेशिंग भी हो जाती है। जो पुराने ज़माने में जो टेक्निक्स थी उसके अंदर हम लोग सिकल का ही यूज़ करते थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हार्वेस्टिंग करते थे और उसके बाद हम लोग ग्रेन को जो है क्रॉप से अलग किया जाता था। तो पहले अलग टेक्निक्स थी, आजकल मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उसमें एक ही टाइम पर एक ही मशीन से आप लोग हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं और थ्रेशिंग भी कर सकते हैं। देन व्हाई द स्टोरेज ऑफ इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। व्हाई द स्टोरेज ऑफ ग्रेन, यहाँ पर आपको देखा है यहाँ पर, व्हाई द स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ग्रेन को क्यों स्टोर करना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टास्क कैसे है। ग्रेन को स्टोर करना इम्पॉर्टेंट टास्क इसलिए है क्योंकि अगर ग्रेन को प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं किया जाएगा तो उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होगा ग्रेन के अंदर, उसकी वजह से ग्रेन के अंदर फंगस लग सकता है और हमारी ग्रेन खराब हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो पेस्ट और इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि रैट है, माउस है, ये सब आ जाते हैं गोडाउन में जहाँ भी हमने इसको स्टोर किया है, तो वो फसलों जो हमारा ग्रेन है उसको डैमेज कर सकते हैं, उसको खराब कर सकते हैं। तो हमें स्टोरेज के टाइम पर ये देखना चाहिए कि जहाँ पे हम उसको स्टोर कर रहे हैं ग्रेन को, वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पेस्ट होना चाहिए, सनलाइट वहाँ पर आनी चाहिए, और जो हमारा ग्रेन है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वाटर कंटेंट और मॉइस्चर। तो इस तरह से ये वाला हम लोगों ने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी देखा। देन सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड द ब्लैंक। आपको हेल्प बॉक्स की हेल्प से इसे फिल करना है। तो फिलअप्स हैं। तो पहला फिलअप है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं क्रॉप। क्या बोलते हैं, क्रॉप। तो आप लिखेंगे यहाँ पर CRO, क्रॉप। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज, हमें क्रॉप्स को ग्रो कराने से पहले कौन सा स्टेप हमें यूज करना चाहिए, इट इज द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल को पहले हम प्रिपेयर करेंगे, उसी के बाद तो हम उसके अंदर सोइंग करेंगे, ठीक है। एंड डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। डैमेज जो सीड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं इसके ऊपर, पानी के ऊपर। हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी वो देखने के लिए कि जो सीड्स हैं वो हेल्दी हैं या नहीं है जिनके हम सोइंग करने जा रहे हैं। एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखा था कि जो सीड्स फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर वो क्या होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, डैमेज्ड, उनको हमें यूज नहीं करना चाहिए। जो बॉटम पर सिंक कर जाते हैं, जो बॉटम पर बैठ जाते हैं नीचे, ग्लास के कंटेनर के नीचे बैठ जाते हैं, दैट आर द हेल्दी वंस, उनको ही हमें यूज करना चाहिए सोइंग के लिए। देन गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के भी एग्जांपल हम लोग देखे थे, आप इसको देखें। देन राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इनके ऊपर अपने वर्ड्स में आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग और थ्रेशिंग के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में बताएंगे कि आप सॉइल को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं सोइंग से पहले। देन सोइंग के बारे में बताएंगे कि सीड्स की सोइंग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स कौन से हैं, मॉडर्न मेथड्स कौन से हैं, मैनुअली भी हम लोग कर सकते हैं या मशीन की हेल्प से भी हम सोइंग कर सकते हैं। देन वीडिंग, वीडिंग के लिए बहुत सारी टेक्निक्स थी। वीडिंग का मतलब होता है द अपरूटिंग ऑफ द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप प्लांट्स। कि वो प्लांट्स जिसको हम हिंदी में खरपतवार बोलते हैं, जो कि हमारी क्रॉप प्लांट्स के साथ ग्रो करके उनको स्पॉइल करते हैं, उनको हम बोलते हैं वीड्स। तो उनको निकालने की या उनके अपरूटिंग की टेक्निक को या उखाड़ने की जो टेक्निक होती है उनको हम बोलते हैं वीडिंग। तो वीडिंग के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स वीडीसाइड्स का भी यूज करते हैं। वो वीडीसाइड्स जो रहते हैं वो एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि सिलेक्टिवली वीड्स पर ही अटैक करते हैं और वीड्स को ही किल करते हैं। हमारे क्रॉप प्लांट्स को उससे कोई नुकसान नहीं होता। देन हम लोग टूल्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिकल का भी यूज कर सकते हैं। जो किसान जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं
जो कि वीडीसाइड्स का यूज नहीं भी करना चाहते हैं, वो किसान भी क्या करते हैं, मैनुअली यानी कि अपने हाथ से ही वीड्स को रिमूव करते हैं। और वीडिंग के रिमूवल का जो टाइम है वो भी एक पर्टिकुलर होना चाहिए कि जब वीड्स के ऊपर फ्लावर्स या सीड्स आने से पहले ही किसान को वीडिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि उसके बाद जो वीड्स होंगी वो पूरे के पूरे क्रॉप प्लांट्स को डैमेज कर सकती है। देन लास्ट आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग को हमने अभी पढ़ा है। थ्रेशिंग मतलब कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ, यानी कि ग्रेन को क्रॉप प्लांट से अलग करने की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। इसके लिए थ्रेशर्स का यूज किया जाता है, या जो बड़े बड़े फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग किसान है वो क्या करते हैं, कंबाइनर का यूज करते हैं जिसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों इकट्ठी हो जाती हैं, जो कि मनी को भी सेव करते हैं और टाइम को भी सेव करते हैं और लेबर को भी सेव करते हैं। तो इस तरह से थ्रेशिंग भी की जा सकती है। देन एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पढ़ा है, इसी को आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। देन व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग प्लांट्स इज कॉल्ड एज इरिगेशन, यानी सिंचाई करना, उसको हम इंग्लिश में इरिगेशन बोल देते हैं। डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो दो मेथड्स हम लोगों ने देखे थे, कौन कौन से थे, एक था ड्रिप मेथड और दूसरा क्या था, स्प्रिंकलर मेथड। पहला ड्रिप मेथड है और दूसरा क्या है, स्प्रिंकलर मेथड। तो ड्रिप मेथड और स्प्रिंकलर मेथड में क्या फर्क होता है, ड्रिप मेथड वो मेथड होता है जहाँ की वाटर की जो सप्लाई होती है प्लांट्स को वो क्या होती है, ड्रिप बाय ड्रिप होती है, यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो होता है प्लांट को पानी मिलता है, और ये जो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जो होता है ना वो सीधे प्लांट की रूट्स में जाता है, और क्योंकि रूट्स को ही पानी अब्जॉर्ब करना होता है तो इसलिए ड्रॉप बाय ड्रॉप उसकी रूट्स में डाला जाएगा और प्लांट्स जो है वहां पर ग्रो और फ्लरिश करते हैं। दूसरा मेथड होता है स्प्रिंकलर मेथड, जिसमें पानी जो है वो पाइप्स के थ्रू जो है खेत में सप्लाई किया जाता है, और पानी जो है ना क्रॉप प्लांट्स को इस तरह से फुहारों के फॉर्म में मिलता है। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि पानी अच्छी क्वांटिटी में मिल तो जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ प्लांट्स को वाटर की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है और कुछ को कम चाहिए होती है। तो यहाँ तो प्लांट्स को जो पानी जो है वो जरूरत से ज्यादा भी मिल सकता है। प्लस इसमें क्या होता है कि वाटर की वेस्टेज भी होती है, बहुत सारा पानी जो है ना वो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही उड़ जाता है, ठीक है। तो प्लांट को तो चाहिए कम क्वांटिटी ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ पर तो वाटर की वेस्टेज भी हो रही है और प्लांट को वाटर भी ज्यादा मिल रहा है। तो मोस्टली किसान जो होता है वाटर को कंजर्व करने के लिए, पानी की वेस्टेज को बचाने के लिए भी ड्रिप मेथड का यूज करता है, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव भी है, पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा और प्लांट को पानी अच्छे से मिल जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ wheat is sown in the खरीफ सीजन what would happen। अगर wheat को खरीफ के सीजन में ग्रो किया जाए तब क्या होगा। तो wheat हमें पता है कि किस सीजन में ग्रो की जाती है, wheat अक्टूबर सीजन में ग्रो, wheat एक विंटर क्रॉप है क्योंकि उसको अक्टूबर के सीजन में उसकी सोइंग की जाती है और मार्च से अप्रैल के सीजन में इंडिया के अंदर उसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। तो अगर हम खरीफ सीजन में ग्रो करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि wheat को जो टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए वो उसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए, लेकिन अगर हम उसको खरीफ सीजन में ग्रो करेंगे यानी कि गर्मियों के सीजन में अगर उसको ग्रो करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, उसका जो ग्रेन है वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, जिससे किसान को जो प्रोडक्शन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से जो क्रॉप जिस सीजन के लिए बनाई गई है हमें उसको उसी सीजन में ग्रो करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज हमें प्रोडक्शन नहीं मिलेगा और दूसरी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। देन एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। कि आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम लोग किसी खेत के अंदर कंटिन्यूसली क्रॉप्स को ग्रो करवाए जा रहे हैं बिना कोई एक सीजन छोड़े, तो उस फील्ड को क्या होगा। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखना होगा कि मान लीजिए एक फील्ड है, क्रॉप फील्ड है, वहां पर आपने एक सीजन में वहां पर गेहूं की फसल उगाई, ठीक है। अब गेहूं की फसल उगाने से क्या होगा, जो सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे उस गेहूं की फसल ने क्या कर लिए, सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लिए। अब नेक्स्ट सीजन में जब आप वहां पर गेहूं की फसल उगाना चाहेंगे तो क्या होगी, सॉइल जो होगी इन न्यूट्रिएंट्स में क्या होगी, डेफिशिएंट होगी। तो जिससे जो न्यूट्रिएंट्स नेक्स्ट सीजन में वीट प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिएंगे वो तो अब यहाँ पर होंगे ही नहीं। तो अब न्यूट्रिएंट्स अगर क्रॉप प्लांट्स को नहीं मिलेंगे तो क्या वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे और उनका प्रोडक्शन भी इतना अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से किसान को वो उस चीज का लॉस हो सकता है।
तो इस तरह से हमें कंटिन्यूस प्लांटेशन जो होती है क्रॉप फील्ड्स में वो नहीं करना चाहिए। हमें किसी ना किसी सीजन में या 2-3 महीने के लिए जमीन को खुला छोड़ना चाहिए, जिससे कि अंदर उसके न्यूट्रिएंट्स का जो रिप्लेनिशमेंट है वो अच्छे से हो पाए। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं, उनको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया था मैंने, वीड्स क्या होते हैं, दीज आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप प्लांट। जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं हमारे, उनके साथ ये ग्रो करते हैं, उनके साथ ये compete करते हैं, और compete करने के बाद जो सारा का सारा नरिशमेंट सॉइल के अंदर होता है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्रॉप प्लांट्स के लिए कुछ बचता नहीं है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप वीडीसाइड्स यूज कर सकते हैं। किसान क्या यूज करता है, वीडीसाइड्स का यूज करता है, राइट। या फिर टूल्स का यूज करता है। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से वो वीड्स की अपरूटिंग कर सकता है, जिसमें मैनुअली भी कर सकता है और बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, यूज करता है। तीसरा, वो इस चीज का ध्यान रखता है कि वीड्स के अंदर फ्लावरिंग सीजन कब आ रहा है, तो कौन सी क्रॉप प्लांट्स के साथ कौन सी वीड ग्रो करती है, किसान को एक चीज का पता होता है। उसे ये भी पता है कि उसका फ्लावरिंग सीजन कब आ रहा है। तो वीड्स के फ्लावरिंग सीजन से पहले पहले वीड अपरूटिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार उसका बीज का फॉर्मेशन हो गया तो बीज कहीं भी एयर के साथ उड़कर किसी दूसरे क्रॉप प्लांट के साथ ग्रो करके उसके साथ compete कर सकता है, और उसको भी जो है नरिशमेंट उस क्रॉप प्लांट को भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से। इस तरह से इन 3 टेक्निक्स का यूज करके हम लोग वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज हैं। उसके अंदर आपको करना क्या है कि सो सम सीड्स इन द सॉइल एंड अरेंज टू वाटर देम बाय ड्रिप इरिगेशन, ऑब्जर्व डेली। तो ये एक्टिविटीज हैं, आप कर सकते हैं इन्हें। कि आप क्या करेंगे कि कुछ सीड्स लेंगे, उनको सॉइल के अंदर उनकी सोइंग करेंगे, ड्रिप इरिगेशन का मेथड यूज करेंगे। तो ड्रिप इरिगेशन का मेथड यूज करके आपको क्या लगता है कि आप पानी को सेव कर सकते हैं? यस, सेव कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप इरिगेशन के कंपैरिजन में ड्रिप इरिगेशन जो होता है वो ऑलवेज एडवांटेजियस रहता है। नोट द चेंजेस इन द सीड। तो ड्रिप मेथड और इरिगेशन के मेथड में हम देखते हैं कि ड्रिप मेथड को अगर हम यूज करते हैं तो सीड अच्छे से ग्रो करता है, उसको जितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए होता है उतना उसको मिलता है। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर सीड को मिलेगा तो सीड भी स्पॉइल हो सकता है। एंड सेकंड आता है कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स एंड पुट देम इन स्मॉल बैग्स एंड लेबल देम। आप क्या करेंगे, अलग अलग टाइप की जो सीड्स हैं वो छोटे छोटे जो पाउचेस आते हैं उनके अंदर कलेक्ट करेंगे और अपनी कॉपी में उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम एग्रीकल्चरल मशीन्स एंड पेस्ट देम इन अ फाइल। बहुत सारी एग्रीकल्चरल मशीन्स जो यूज की जाती हैं आजकल की पिक्चर अगर आपको कहीं से मिलती हैं और आप उनको कटिंग करके उनको पेस्ट कर सकते हैं, उनके नाम लिखें, उनके यूजेस लिखें, ठीक है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, और क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, मैन्योर और फर्टिलाइजर को पढ़ा, मैन्योर्स किस तरह से बना सकते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस को पढ़ा। देन हमने इरिगेशन के बारे में पढ़ा, ड्रिप इरिगेशन, देन स्प्रिंकलर मेथड यूज किया हम लोगों ने। फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग की, वीडिंग भी की बीच बीच में, और हम लोगों ने लास्ट में उसकी स्टोरेज को भी देखा। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है। हमने क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस किया। क्वेश्चन आंसर्स आपको हम लोगों ने डिस्कस करके उनके आंसर्स भी बताए हैं, और जिनके आंसर्स मैंने आपको नहीं लिखवाए हैं तो वो आप अपनी बुक में से खुद उनकी डेफिनेशन सर्च करके, या तो आपको इधर मिल जाएंगी, ये जो रिमेंबर पॉइंट्स है, या तो यहाँ मिल जाएंगे या बुक में आपको पेपर में वो मिल जाएंगे आसान। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है। इनके आंसर्स आप अपने आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक। कल हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।